पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक। अब फिजिक्स के लिए अगर बात करें तो आपने अलग अलग बातें सुनी होंगी अपने सीनियर से कि मतलब कि यार नीट में जब जाते हैं तो केमिस्ट्री बायो सब जरूरी है लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा जरूरी है। और नीट में जब हम जाते हैं हम में से बहुत बच्चे इसलिए भी नीट लेते हैं या फिर बायोलॉजी लेते हैं कि उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, तो उन्हें लगता है कि यार मैथ्स से बचनी हो और साइंस पढ़नी हो तो एकमात्र उपाय क्या है, नीट ले लो। लेकिन होता क्या है कि नीट में मैथ दिखती नहीं है, लेकिन फिजिक्स के आधार पर मैथ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसलिए थोड़ी सी नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने 11th-12th में पढ़ाई नहीं की होती है। देखिए मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम अनुराग गर्ग है, ठीक है ना, ARG के नाम से आप सुनेंगे मेरे को नाम। ठीक। कुछ बच्चे आप में से जानते भी हो क्योंकि आपके सीनियर्स पढ़े हो मुझसे, कुछ ना भी नहीं भी जानते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जानना नहीं जानना से कोई मतलब नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर आप 9th-10th में फिजिक्स पढ़े होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो डर बन गया हो, किसी के लिए बहुत अच्छी भी बनी होगी, अच्छे के लिए तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो उनके लिए कर रहे हैं जो हम जैसे हैं, कि यार जिन्होंने 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी और उनके टीचर ने या उनकी मैम ने उस तरीके से उन्हें फिजिक्स पढ़ाई है या सिखाई है कि वो डर बन गया है कि यार फिजिक्स का मतलब मुझसे 9th-10th में सर फिजिक्स होती ही नहीं थी। नहीं, देखिए 11th में फिजिक्स को हम बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे जैसे 9th में पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक, कहते ना कि इससे बेसिक और क्या होगा, कुछ नहीं, सब कुछ बेसिक से बेसिक। आपका काम क्या है? आपका काम है जो मैं काम दूं उसे करना। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर तुम्हें 2 साल के कोर्स में आया हूं, मेरे लिए सिलेक्शन के लिए मैं क्या चीज का ध्यान रखूं? मैं उससे एक लाइन बोलता हूं, रोज का काम रोज करो। दिस इज द ओनली फिलोसफी ऑफ सिलेक्शन। आपको ऐसा हो सकता है किसी दिन काम ना मिले, तो अब आपको ये नहीं करना है कि उस दिन काम नहीं मिल रहा मतलब आप कुछ नहीं करें, फिर आपके पास अपनी वीकनेस को हटाने का एक तरीका है। ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को मेंटर भी किया हूं जिनके 180 में 180 फिजिक्स में आए, तो उनमें और हमें क्या अंतर होता है भाई, वो भी 11वीं में होते हैं, तो उनमें मैं देखता हूं चेंज क्या होता है। देखो जब आप किसी टॉपर के साथ बैठते हैं उठते हैं तो आप देख पाते हो कि उसके अंदर चेंज क्या है, तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी कुछ उनके अंदर नई चीज नहीं होती। उनके अंदर नई चीज क्या होती है कि हमें हर चीज डिस्कस करनी पड़ती है, उनके अंदर वो सेल्फ डिस्कस्ड होती है। हमें पढ़ना पड़ता है, उनके अंदर मोटिवेशन पढ़ने का ऑलरेडी होता है, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो पहली बात तो ये कि आप लोग बिल्कुल इस चीज से घबराएं नहीं कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मतलब मैथ है कि इसके अंदर मैथ्स नहीं। मैथ्स एक सप्लीमेंट्री टूल है, उसे आप हटा नहीं सकते, उसका पॉजिटिवली यूज करके बल्कि आप सपोर्ट में यूज करोगे सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो फिजिक्स कैसी होगी, फिजिक्स आप ये तो विश्वास करिए कि आप कभी ये नहीं बोल पाएंगे फिजिक्स बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक ट्रिकी हो सकती है क्योंकि मैथ्स उसके अंदर आती है, लेकिन आपका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से तो नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान तरीके से चलेगी, बस आपको मेरे का ना एक साथ मेरा देना पड़ेगा, वो रोज का काम रोज करना प्लस अपने डाउट्स पूछना। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि यार मेरी क्लास में मैं कैसे पूछूं, इतने बच्चे मुझसे, हाँ वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि एक दिन में आप आज से बोलो आज ही आप सब डाउट पूछो, नहीं। डाउट्स क्यों, ऐसा नहीं कि डाउट्स पूछने से ही सिलेक्शन होता है। डाउट्स पूछने से एक्चुअली आपके दिमाग क्रिएट करने की कोशिश करता है कि मैंने सीखी है नहीं सीखी है। आप खूब क्वेश्चंस पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 50 बार, ये आपका हक है पूछना और मेरा काम है बताना, पर आप पूछेंगे तब ना बेटा, आप पूछिए। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं गूंगे बहरों को नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे हो। तो ये कैमरे में हम पढ़ाते थे कोविड में तो बड़ी समस्या आती थी मुझे, क्योंकि इसमें से आवाज तो आती नहीं है। अब तो तुम हो तो ऐसा दिखाओ कि तुम हो, अरे यस और नो, इस तरीके से एकदम इंटरेक्टिव। देखो क्लासेस दो तरीके से चलती है, मैं आऊं डिक्टेट कराऊं पढ़ाऊं चला जाऊं, एक होती है इंटरेक्टिव बनाना। मेरा काम क्या है, मेरा काम इंटरेक्टिव बनाना है। मैं किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकता ना रोक सकता हूं, मैं उसके अंदर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूं। और एक टीचर का रोल यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर दो, पढ़ वो खुद लेगा। ऐसा क्यों होता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, ऐसा क्या हो गया, मास्टर ने तो सेम पढ़ाया था, किसी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथ्स का। इंटरेस्ट डेवलप होता है तो अपने आप आदमी काम कर लेता है। और इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब इंटरेक्टिव बने क्लास। तो क्लास को इंटरेक्शन बनाना है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है कि डोंट बी सीरियस बट बी सिंसियर, दोनों में फर्क होता है ना। सीरियस नहीं बनना है हमें, मगर सिंसियर जरूर बनना है। सिंसियर बनने का मतलब क्या है,
मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तब पढ़ रहे हैं। हम अगर कुछ अलग से बातें कर रहे हैं तो उस बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। सीरियस का मतलब क्या है? सुम सकल क्या है? हाँ, ओहो, आहा, ऐसा नहीं रखना, सीरियस नहीं होना, सिंसियर बनना है। अरे यस और नो? चलिए, तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। सुना होगा नाम, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, अब काम कैसे करना है पूरे साल वो सुनिए। आपको 2 कॉपी बनानी है फिजिक्स में। आगे जाके आपकी फिजिक्स में 2 क्लासेज होंगी, अभी आपकी 3 क्लासेज चल रही है। कुछ दिनों तक आपकी क्लासेज कितनी रहेंगी? 3, शायद 1 वीक या 1.5 वीक। उसके बाद आपकी क्लासेज कितनी हो जाएंगी? 4। थोड़ा मैं बता दूं प्लान आपका। तो 4 जब क्लासेज होंगी तो उसके अंदर स्टार्टिंग में 2 फिजिक्स चलेंगी, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो। लगभग ऐसा चला मान लीजिए 2 महीने। ठीक है ना? 2 महीने बाद क्या होगा? 2 फिजिक्स की जगह 2 क्या हो जाएंगी? केमिस्ट्री, 1 बायो और 1 फिजिक्स। फिर मान लीजिए 3 महीने ही चला या 2 महीने ही चला, उसके बाद क्या होगा? 2 केमिस्ट्री, मतलब एट ए टाइम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्जेक्ट होगी वो किसी एक की ही क्या होगी? 2 होगी। स्टार्टिंग में फिजिक्स होगी, बाद का प्लान मुझे इतना ज्यादा आइडिया है नहीं कि केमिस्ट्री या बायो, लेकिन पहले फिजिक्स होगा। ठीक है, अब काम कैसे करना है? आपको मॉड्यूल सबको मिल चुके होंगे, ठीक है ना? आपको मॉड्यूल फिजिक्स का अभी आपको मिला होगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 के अंदर मॉड्यूल्स के नाम होंगे, 4 मॉड्यूल अपने 11वीं क्लास में फिजिक्स में। ठीक है ना? पहले 3 थे, साल 4 है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये जो मॉड्यूल है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स इन इंडिया। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें काम किया है, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, आप इसको मॉड्यूल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, देखिए इसमें आगे आगे आप देखिए नोट ऑफ एक्नॉलेजमेंट में भी लिखा होगा कि किसने काम किया है। नाम पढ़िए उसमें, नोट ऑफ एक्नॉलेजमेंट में भी आपको लग जाएगा। इस सबने को पता है, सब एक्सपर्ट टीचर्स ने काम किया है। उसमें आपको मिल जाएगा कि इस मॉड्यूल में करेक्शंस तो देखिए, कोशिश तो ये की जाती ना हो, लेकिन आप इसका कंटेंट देखिए ना। कॉन्सेप्ट बिल्डर है, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। जो ये नया नया आजकल ट्रेंड चला है कि असर्शन रीजन के सवाल आते हैं, मैच द कॉलम के सवाल आते हैं, वो कहां से मिले? सर उसकी प्रैक्टिस कहां करूं? इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये अगर आपको लगे कि यार ये मेरा वो दोस्त वो कर रहा है, वो दोस्त, आपको विश्वास रहा हूं 1 महीने बाद आपसे आपके दोस्त इस मॉड्यूल के बारे में पूछेंगे, मॉड्यूल की कॉपी मांगेंगे। तब बेहतर मॉड्यूल है, काम किया है इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो मॉड्यूल बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, हमें इसे कंप्लीटली पूरा करना है। 4 मॉड्यूल से अपनी 11th क्लास में फिजिक्स में। तो अभी हम वॉल्यूम 1 में मॉड्यूल 1 को काम कर रहे हैं। तो आपको डेली क्या करना है? तो वॉल्यूम 1 मॉड्यूल 1 देखना है। दूसरा, अपनी ऐप आपके पास, सबके पास है अनअकैडमी की। उस ऐप में शेड्यूल होता है, शेड्यूल आज की क्लास का। मैं बता रहा हूं दिनचर्या कैसे स्टार्ट करनी है क्लास 11 के बच्चे को। थोड़ी सी स्टार्टिंग की बातें हैं, मैं बता रहा हूं, 10-15 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं आप में, वेस्ट नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या है पहला काम? तो जब भी आप आज जाएंगे, कल आने से पहले अपने इस ऐप में शेड्यूल देखेंगे कि यार पहली क्लास केमिस्ट्री की है, या पहली क्लास बायोलॉजी की है, या पहली क्लास फिजिक्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? शेड्यूल देखना है। शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर भी लगेगा बाहर, और आपको ऐप में भी मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि अपडेटेड रहेगा वो ऐप का रहेगा। ऐप में जो शेड्यूल आएगा वो अपडेटेड रहेगा एकदम। ठीक है ना? तो ये शेड्यूल देख लेना है। उसके बाद क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही कंटेंट अपने बैग में लाना है। ऐसा नहीं कि बस भर के लिया है, जैसे अपने 9th-10th में करते थे, दिमाग लगाया ठीक है, नहीं तो लेके जाओ, एक कॉपी में सारा पढ़ लेंगे। कोई रफ वर्क नहीं करना है। ऐसा कुछ टर्म नहीं होती रफ वर्क कर लिया कि घर जाके फेर कर लूंगा, नहीं। यहाँ कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर थोड़ी है कि जो आपको गुड देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, होमवर्क करना है, आपको ही करना है। तो आपको क्या करना है? पहले तो अपनी क्लास की नोट्स लेके आना है। जैसे 3 क्लास हो रही है अभी आपकी, तीनों की अलग अलग कॉपी बनानी है। मान लो फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में अभी आपको 2 कॉपी बनानी है। एक तो बनानी है क्लास नोट्स, और एक बनानी है होमवर्क कॉपी। इस होमवर्क कॉपी में क्या करेंगे सर हम? हाँ, इस होमवर्क कॉपी में आपको अभी ईएलपीज मिलेंगी आगे। ईएलपी का मतलब क्या है? ईएलपी भी मिलेगी अभी आपको। ईएलपी का मतलब क्या होता है? एजुकेटर लेड प्रैक्टिस। मैं इसका बहुत आसान नाम रखता हूं, एवरीडे लर्नर प्रैक्टिस। डीपीपी होती है ना, रेस होती है, ऐसे यहां पे क्या है? ईएलपी। बहुत प्यारी ईएलपीज है।
ठीक है ना, वो मिलेंगी, तो उसका सॉल्यूशन होमवर्क कॉपी में होगा। मॉड्यूल जो आपको मिले इनका होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो भी किस में करना है, होमवर्क कॉपी में। दिवाली के टाइम पर आपकी एक पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपके पेरेंट्स आपके साथ आ सकते हैं, आएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ पूछेंगे, बेकार हुआ पूछेंगे, मेरे पास आएंगे, सर फिजिक्स में इसके बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं। मैं उनसे बोलूंगा कि उसकी होमवर्क कॉपी मुझे दिखाना। अब जिसके पास होगी वही आएगा, जिसके पास होगी नहीं वो मेरे पास आएगा ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ होमवर्क कॉपी बनानी है। क्या करना है इस होमवर्क कॉपी में बेटा, ईएलपी वाली होमवर्क करनी है और मॉड्यूल वाली होमवर्क करनी है। ठीक है, क्लास का जो नोट्स है वो किसे बनाएंगे, क्लास नोट्स में। ठीक है, होमवर्क कॉपी हर दिन लेके नहीं आनी। जिस दिन मैंने कहा कि यार कल मैं डिस्कस करूंगा, तो डिस्कशन करूंगा तो आपकी जो अटेम्प्टिंग होगी वो तो किस में हुई होगी, होमवर्क कॉपी में। मतलब होमवर्क कॉपी इज लाइक रफ, ये आपकी रफ है होमवर्क कॉपी, इसी में आपको काम करना है। ये आपकी क्लास की कॉपी है या क्लास नोट्स है। ठीक है, तो इस क्लास नोट्स में तो आपको क्लास का काम करना है। अब इसके अंदर आप ये ना समझे कि रफ में अभी मैं यहां लिख लूंगा घर जाके फेयर करूंगा, ऐसा कुछ फेयर जैसा कोई टर्म नहीं होता। लिखना कुछ ऐसा है कि आपको समझ में आए। बोलिए, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, 10 मिनट का ब्रेक होता है क्लासेस के बीच में। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो पहले से किसी न किसी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, पीएनसीएफ से मतलब, तो इनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बाकी मैं मोस्ट ऑफ द बच्चे तो पहली बार कोचिंग्स में आए तो बता रहा हूँ। क्लासेस के बीच का ब्रेक होगा, उस ब्रेक में क्या करना है, ब्रेक में आप अपने जो भी वॉशरूम्स यूज करिए, खाना खाना है इसको खाना खाइए, घूमिए, उसके बाद बेल लगेगी, बेल के बाद वापस आ जाना है। फिर क्या करना है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, किसी कारण से नहीं आ पाया, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकता है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आप फ्रिक्वेंटली एब्सेंट रहते हैं तो शायद आपका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ऑफलाइन का पैसा दिया है तो ऑफलाइन ना आके मैं ऑनलाइन ले लूंगा, नहीं, क्या पता 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद आपका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाए। अच्छा, अटेंडेंस कार्ड मिला होगा सबको, मिलेगा अभी। अभी क्या मिला, अभी तो आपको वो मिलेगी फ्री रिसिप्ट। अभी आगे जाकर अटेंडेंस कार्ड मिलेगा, तो जहां जहां भी पंचिंग मशीन है वहां पे अटेंडेंस भी लगानी होगी, आने की भी और जाने की भी। उसका मैसेज कहां जाता है, पेरेंट्स के पास, कि यार ये बच्चा अभी कैसे, अभी तो नहीं जा रहा मैसेज, क्योंकि अभी तो आपको कार्ड मिला ही नहीं है। जैसे कार्ड मिलेगा उसके बाद वार्ड जो है आपके जो पेरेंट्स है उनको मैसेज जाएगा कि यार ये आ चुका है, अब ये जा चुका है, दोनों मैसेज जाएंगे, तो वो आपको करना है कार्ड। ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ अचानक फॉलो नहीं होंगी। ये वैसी ही बात है जब पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं, साइकिल सीखी होगी, लग रहा है साइकिल कैसे चलाऊंगा, कभी इधर घूम रही है कभी इधर घूम रही है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने आप सीख जाते हैं, हमारा भेजा कहीं और चल रहा है और हम बस साइकिल चलाते हैं। यही इनके साथ होगा। अभी मैं सब सिखा रहा हूँ, ये करना है, बाकी फिर तुम्हारे हैबिट में अपने आप आ जाएगा, सब कुछ करना है, यूनिफॉर्म में आना है, सबको पता है। ठीक है, और बढ़िया खुश होकर पढ़ना है, कोई चिंता की बात नहीं है किसी प्रकार की। आपने मतलब अपने सीनियर से जूनियर से जो भी सुना होगा सब अपने अपने सबके क्या है एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या करना है, शेड्यूल देखना है, फिजिक्स की कॉपी बनानी है, क्लास नोट्स और होमवर्क कॉपी। क्लास नोट्स में क्लास का काम करना है, होमवर्क कॉपी में होमवर्क करना है। अब ये तो हुई ऐसी केमिस्ट्री बायो सब में होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजें बात हो गई। उसके बाद बात आती है कि सर अब आपने हमें होमवर्क दे दिया, हम यहाँ से गए, होमवर्क भी हमने कर लिया, हम कल आ भी गए। ठीक है, अब हमारे पास होमवर्क क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो, देखिए 150 नंबर जो फिजिक्स में होता है, फिजिक्स का पेपर पता है आपको, पेपर के बारे में पता, नीट के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊं। नीट का जो पेपर होता है ना बेटा, अभी जो करंटली चल रहा है, अपना जो सिलेबस है या अपना जो नया पैटर्न है, उसमें क्या होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं, 200। कितने सेक्शन होते हैं इसके अंदर, 4 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। ये बायोलॉजी के दोनों अलग अलग तोड़े होते हैं। हर सेक्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर किसी के इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। सेक्शन ए के अंदर होते हैं 35 क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेक्शन बी के अंदर होते हैं 15 क्वेश्चन, जिनमें से केवल 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सेक्शन ए इज कंपलसरी, मैंडेटरी, सिर्फ ऑप्शन यहां पर मिलता है। ठीक,
अब इसमें टाइम कितना कर दिया, पहले नीट ने पहले देते थे 3 घंटे, लेकिन जब से ये पैटर्न किया ये ऑप्शनल क्वेश्चंस का, उसके बाद उन्होंने 20 मिनट एक्सटेंड कर दिया। 200 क्वेश्चन मतलब 200 मिनट, मतलब पेपर की ड्यूरेशन क्या कर दी, 3 आवर्स 20 मिनट्स। अगर आप मिनट में निकालोगे तो 3 घंटे में हो गई 180 और 20 200, तो 200 क्वेश्चन 200 मिनट। बात समझ में आ रही है? ऐसे सेक्शंस मिलते हैं, ये मैंडेटरी हैं, इन 15 क्वेश्चन में से केवल 10 करने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 10 से ज्यादा 11वां कर दोगे तो पहले 10 चेक हो जाएंगे। वो एमआर में ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये गलत हो गया, आपने सारे भर दिए और आपके 2 गलत हो गए तो वो आपके 10 चेक कर लेंगे, नहीं, स्टार्टिंग के 10 चेक होंगे। अब स्टार्टिंग के 10 में अगर शुरू के 4 गलत हो गए तो ओवरऑल आपके सही कितने माने जाएंगे, 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मैंने कहा प्रैक्टिस से सब आएगा। आप करीबन 12 से 13 पेपर देंगे यहाँ पर, माइनर्स उनको बोलेंगे माइनर्स, फिर बीच में कुछ कॉमन टेस्ट होंगे। कॉमन मतलब ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में अकेडमी जितने भी सेंटर है सब पे मिला के जो ग्रोथ के बच्चे होंगे उनके साथ आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। टेस्ट का मीनिंग क्या है, टेस्ट में केवल आपको ये जज नहीं करना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको जज करना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको कितना याद रहता है और नहीं रहता है, ठीक है। अब मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक एक सेगमेंट कितने नंबर का होता है, ये 180, ये 180, ये 180 और ये 180। तो आप खुद समझिए कि पूरी बायोलॉजी कितने नंबर की है, 360। कितने के, मतलब मेजर पोर्शन 50% ऑफ द नीट इज बायोलॉजी, और वो होनी भी चाहिए थी क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं, नीट की तैयारी करने आए। लेकिन जरा सोचिए 360 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 360 मार्क्स, और ये 180 मार्क्स। बोलिए टाइम, टाइम दोनों में सेम। अगर आप 1 आवर लोगे तो 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे, मतलब देखा जाए तो फिजिक्स का वेटेज 360 के बराबर है। और बायोलॉजी कितने नंबर की है, 360, फिजिक्स 180। तो सिलेक्शन जिनका होता है वो सारे बच्चे वो होते हैं जिनकी केमिस्ट्री बायो तो अच्छी होनी चाहिए। मतलब बायोलॉजी का तो कोई भी अल्टरनेशन नहीं है, बायोलॉजी में तो आपको 320, 340, 330 लाने ही होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये गेम। अब किसी का फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो केमिस्ट्री में डिप कर जाता है, किसी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा आता है तो फिजिक्स में डिप कर जाता है। लेकिन जिनकी रैंक बनती है, जो रैंक लाते हैं, जो 500 में होते हैं, 1000 में होते हैं, वो उन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है उनकी फिजिक्स में नंबर हमेशा 120 प्लस होता है। If necessity is a mother of invention, then physics is a sister of selection. मतलब सिलेक्शन अगर आपका अच्छी रैंक पे है तो उसके लिए तो ये एक तरीके से कंपल्सन है कि फिजिक्स हमें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। 2 साल है अभी हमारे पास, 2 साल इज वेरी गुड कोर्स। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने 11वीं में कोचिंग करने का। अब क्या होगा कि आपकी जितनी वीकनेसेस हैं, 2 साल इज इनफ, 2 साल बहुत है उस वीकनेसेस को खत्म करने के लिए। आप में से बहुत ऐसा होता है कि सर मैं तो कोविड में था, मैंने तैयारी नहीं की, मैं तो पढ़ाई नहीं था, ऑनलाइन में था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था। नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर एट द सेम लेवल नाउ। लेकिन इन 2 सालों में हम अपनी सारी वीकनेसेस खत्म कर सकते हैं। अब सर मेरे को क्या ध्यान रखना है, अब ये बातें हुई बेसिक बेसिक, अब आते हैं अपनी फिजिक्स पे कि सर फिजिक्स अगर मुझे बेहतर करनी है, कि बेहतर फिजिक्स के लिए सर मैं क्या क्या चीज का ध्यान रखूं। तो सबसे पहली चीज जो 10th में आपने सीखी थी वो थी फैक्टर करना। सीखा था बेटा फैक्टराइजेशन, कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी होती है, उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के लिए अपने क्या था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था। याद है कुछ कुछ? तो वो आना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व तभी होंगी। सर मान लो मैं तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको वो भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। मतलब ये जो मैं आने वाले 10 दिन है, 12 दिन है, मेरा मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं फिजिक्स सिखाऊं। 10 से 12 दिन में मैं जानना चाह रहा हूं, मैं सिखाना चाह रहा हूं कि जो ब्रिज होता है एक सीखने के लिए फिजिक्स के लिए, जो 9th 10th का था वो आपको मैं सिखा दूं। उसके अंदर थोड़ा बहुत हम चैप्टर भी पढ़ेंगे डायमेंशन, और बेसिक बेसिक जैसे मैं फैक्टराइजिंग कल 10 सवाल दूंगा आपको। तो आज आपका होमवर्क क्या है, जो आपकी 10th की बुक है उसमें फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको सीख के आना है। किसी मेथड से निकालो। मैं तो चाह रहा हूं बेस्ट मेथड कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य। सुना होगा श्रीधराचार्य, वो तो एक ब्रह्मास्त्र होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर आप निकाल सकते हो उससे।
तो दोनों आपको सीख के आने, नहीं सीख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है सर? पहली चीज तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन में फोकस करना है सर। दूसरा क्या करना है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए आपको। कितने तक याद है? स्क्वायर्स एंड रूट्स। तो वो तो वही बात है कि स्क्वायर याद हो गए तो रूट अपने आप याद हो गए। कहां तक होने चाहिए? सर ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 100 नंबर तो आ ही जाएंगे ना फिजिक्स में। ये तो तब है जब बेहतर चाहते हो। एक होता है एक्टिविटीज, एक होती है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आपको जब पढ़ते थे आपको नंबर मिलते फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत पे लिखा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वो क्या है? वो ये एक्स्ट्रा ही तो चीज है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फिजिक्स का सवाल और बच्चों से 5 सेकंड पहले हो जाए तो आपको ये चीज आनी चाहिए। 20 के स्क्वायर सबको याद रहते हैं भाई, 20 तक का गेम ही नहीं है, गेम है 30 तक का। अरे बोलो, 20 तक तो उसको भी याद होंगे जो स्कूल में पढ़ रहा है। कुछ बच्चे आपके साथ के ऐसे होंगे दोस्त जो स्कूल में रह गए हैं, वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप कैसे उनसे बेहतर सवालों करोगे? सवाल तो आसान ही होगा, वो भी कर देगा। फर्क क्या होगा कि तेरे को जो सवाल करने का तरीका आता होगा 10 से 15 सेकंड पहले आएगा। वो जो 10-15 सेकंड का डिफरेंस हर क्वेश्चन में आप लाओगे, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है? स्क्वायर से याद करने। स्क्वायर से याद रहेंगे सबको? कल सबको अपनी कॉपी में, कौन सी कॉपी में? होमवर्क कॉपी में 30 तक के क्या लिख के लाने? स्क्वायर्स। तो ये मैंने दे दिया आज का होमवर्क। कहां से स्टार्ट करने? 11 से। अब 2 का तो सबको आता है, 2 से मेरे को कोई मजदूरी थोड़ी करवानी है। 8 का सबको आता है, मैं कहां से जा रहा हूं? 11 से। तो 11 से 30 तक के स्क्वायर्स। और आप देखना फिजिक्स में आपकी फिजिक्स सबसे अलग हो जाएगी। अभी जो इस साल के जो ग्रोथ के बच्चे हैं उनसे आप मिलना, आपको पता लगेगा कि आज उनकी फिजिक्स में और जो 12वीं में नए बच्चे आए हैं उनकी फिजिक्स में डिफरेंस है। ऐसा नहीं बहुत तेज हो गए वो, लेकिन उनकी जो बेसिक चीजें हैं ये उनकी स्ट्रांग होगी। 11 से 30 तक के स्क्वायर्स। अब स्क्वायर याद करोगे रूट अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे 2 to 5 का कितना होता है? 2 to 5 का स्क्वायर रूट 15, 15 का स्क्वायर 2 to 5, 17 का स्क्वायर हो गया ना अपने आप जनता कम। बस यही फर्क होता है। मैं 12 का थोड़ी पूछूंगा, 12 का सब कर लेंगे, मैं पूछूंगा 18 का, 17 का, वहीं से डिफरेंस आना क्रिएट हो जाएगा। क्या हम निकाल नहीं सकते? सब निकाल देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वो 10 सेकंड बचाना। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला काम यही करना है आज, उसके बाद कल भी एक काम दूंगा, अभी ये काम है। आज का काम क्या है? फैक्टराइजेशन पढ़ना है थोड़ा बहुत, और ये सबको याद करोगे तो बहुत बेहतर है। अभी तो मैं चाहता हूं लिखो, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है? वो वाला जमाना गया कि कॉपी मिलते ही सबसे पहले में टेबल चिपका ली। स्कूलों में यही किया होगा ना सीबीएसई में, कि जैसे पहले कॉपी मिले सबसे पहले लास्ट का पन्ना निकालो और टेबल लिख लो। नहीं, अब याद होनी चाहिए साइन की, कॉस की और टेन की। मुझे कॉट सेक से कोई मतलब नहीं है। हम तो वो फिजिक्स पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में, मैथ्स वही मैथ्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स में काम आएगी। मुझे बहुत ज्यादा मैथ्स थोड़ी पढ़ानी है। चैप्टर का नाम होगा हमारे यहाँ पर बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। वी आर नॉट डीलिंग इन मैथ्स, वी आर डीलिंग विद बेसिक मैथ विच विल बी यूजफुल इन फिजिक्स। तो उसमें क्या करना है आपको? सिंपल, साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यूज याद रहेंगी? पक्का? तो ये दोनों काम कर लेना। चलिए अब बात करते हैं यूनिट डायमेंशन की। ठीक है, तो अपनी क्लास नोट्स अगर आज लाए तो आज से स्टार्ट करें, तो कल से लाओगे तो आप कल से स्टार्ट करनी है। अभी तो आप वर्क में लिख सकते हो, क्लास की कॉपी में लिख लेना चीजें। चैप्टर नाम लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी आपको कोई एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी अभी परचेज करनी तुरंत। 10 दिन 12 दिन बाद एनसीईआरटी आप आराम से परचेज कर सकते हो। अभी फिजिक्स की कोई एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा। पर हाँ, कुछ दिनों बाद आपसे आराम से एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ एनसीईआरटी की चीजें इस मॉड्यूल में मेरी क्लास की कॉपी में मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी हो, कोई भी मॉड्यूल हो, कोई बुक हो, सब आपसे होगा। तो पहले लिखिए इसके अंदर क्या? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है कि कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स के लॉज को समझाने के लिए हेल्पफुल है।
जैसे कि मान लीजिए मैं बताऊं कि न्यूटन के लॉ थे, फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था वो, कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना आए। तो क्या ना आ जाए, फोर्स। तो उस लॉ को समझने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्स। तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू स्टडी द लॉज ऑफ फिजिक्स इज बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिखो द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड, इसके अंदर द क्वांटिटीज which are used, the quantities which are used, the quantities which are used to describe laws of physics, the quantities which are used to describe laws of physics। ठीक है, नीचे की लाइन से mainly it is of two types। मेनली क्या होता है, दो ही प्रकार की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल 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 क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। नाम ही लग रहा है बेस, इनको बेस माना गया है, बेस क्वांटिटीज। एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, तो आप लिखिए फंडामेंटल का मीनिंग क्या है। तो पहला लिखिए वापस से, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल के अंदर क्या होता है बेटा, नाम से क्या होता है फंडामेंटल, समझ तो बहुत बेसिक। तो लिखो पहली बात, तो इसके अंदर ऐसे पॉइंट बना लिखना लिखना बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। पहली बात तो बेसिक होती है बिल्कुल। दूसरा, दीज क्वांटिटीज, लिखो पहले, लिख लिया स्टार लगा के, पॉइंट लगा के लिख देना, बेसिक क्वांटिटीज होती है पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट में लिखना, दीज क्वांटिटीज are independent to each other। These quantities are independent to each other। These quantities are independent to each other। These quantities are independent to each other। इस लाइन का मीनिंग क्या है सर, इस लाइन का मीनिंग ये है कि बेस क्वांटिटीज उन्हीं को बोला जाता है जो आपस में क्या हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, क्या ये तीनों कभी फंडामेंटल क्वांटिटीज बन सकती हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या लॉजिक लगाना है कि आपस में एक से दूसरा डिराइव होना नहीं चाहिए। मतलब देखिए, अगर आपने स्पीड डिफाइन किया और क्या डिफाइन किया, टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो इन दोनों से ही मिल जाएगा। नहीं समझे, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसका कोई रिलेशन, इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं मास, वेलोसिटी और टाइम, क्या ये हो सकते हैं? तो सोचते हैं पर थोड़े बहुत फॉर्म मिले जो 10वीं के आपको याद है उसे सोचो। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ले लो यार, वेलोसिटी से अगर घबरा रहे हो तो स्पीड, मास इज एम, स्पीड, स्पीड क्या है, मीटर, अरे यूनिट से पहुंचा ना, यूनिट से, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, इसकी ये सेकंड। तो मीटर और सेकंड से क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड।
लेकिन ये क्या है, मास केजी, ये मीटर पर सेकेंड, ये क्या आपस में कोरिलेशन है? तो ये तीनों क्या बन सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ कुछ आया समझ में? नहीं आया? दोबारा कुछ फॉर्मूले थोड़ी बहुत तो याद हो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्या ये सबने सुना है? पढ़ाने की बात नहीं करा, सुना तो होगा। और क्या सुना है? इक्वेशन ऑफ मोशन सुनिए, क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी। अगर u जीरो कर दू तो u जीरो मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो v बराबर ए टी। पक्का? ए क्या होता था यहां पर? एक्सीलरेशन। क्या होते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे समझा दो इसकी यूनिट क्या होगी। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होती है क्या? ये भी नहीं पता? तो क्या याद रखना है? वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर डिस्टेंस की। अब तुम्हें क्या लगा वही चीज पूछता रहूंगा? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, स्पीड की, डिस्टेंस की, एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ कुछ आया? अब जरा बताना, क्या इनको बना सकते हो फंडामेंटल? डिस्टेंस, एक्सीलरेशन एंड टाइम, क्या ये फंडामेंटल बन सकती है? देख कैसे सोच रहे हैं, डिस्टेंस मीटर, ये तो भैया इन दोनों से ही आ जाएगा, ये तो बन सकते हैं। फंडामेंटल कब बनती है बेटा? जब आपस में कोई रिलेशन ना बन पाए। क्या इन दोनों से आप ये नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते? मैं बताऊं, सेकंड इक्वेशन पढ़िए, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, एस बराबर यू जीरो मान लो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ना, ए और टी से क्या मिल गया? एस। जागो दोस्तों जागो, समझ पा रहे हो मेरी बात? फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल कौन होती है? आपस में कोई रिलेशन ना हो। अरे कभी मेंटलिटी सवाल किए, चारों में से एक डिफरेंट हो तो उसका उनसे संबंध नहीं है, तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अरे यार, कुत्ता बिल्ली आदमी क्या फंडामेंटल हो सकते हैं? नहीं हो सकते? नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, क्योंकि अलग अलग है बिल्कुल। अरे यार, तो बोलो टॉमी, शेरू और कुत्ता, क्या ये तीनों फंडामेंटल हो सकते हैं? क्योंकि क्या हुआ, टॉमी खुद क्या हो? कुत्ता हो। नहीं समझे मेरी बात? फंडामेंटल का मतलब समझे कि तीनों में कोई किसी प्रकार की कोई सिमिलरिटी या कोई भी रिलेशन ना मिले। लेकिन अगर कोई रिलेशन बना दोगे तो वो फंडामेंटल नहीं बनेगी। मेरी बात समझे? बोलिए। अब एक और बता दोगे? भगवान की कसम। स्पीड, मैं तो हाथ कांप रहे मेरे। स्पीड, टाइम, एक्सीलरेशन, क्या ये फंडामेंटल बन सकती है? सोचते हैं ये क्या होता है? ये क्या इन दोनों से नहीं मिल सकता? तो ये फंडामेंटल है? है? नहीं है ना? अच्छा, लेंथ, टेम्परेचर और मास, क्या ये फंडामेंटल है? क्या लेंथ से टेम्परेचर आ सकता है? टेम्परेचर से मास आ सकता है? तो ये क्या है? फंडामेंट। कुछ आया समझ में?
अरे तुम्हारे चेहरे बता रहे कि तुम्हें नहीं आया, आ गया ना? तो अब उस पॉइंट का मतलब समझ में आएगा कि बेसिक क्वांटिटीज होनी चाहिए। दूसरा, दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लिखना फॉर एग्जाम्पल इसी में लिखो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, फॉर एग्जाम्पल लेंथ कॉमा टेम्परेचर, लेंथ कॉमा टेम्परेचर कॉमा मास, लेंथ कॉमा टेम्परेचर कॉमा मास आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट करके नीचे आना। नीचे कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं हो पाएंगी, वो कोई भी एग्जांपल लिख दो। एक, डिस्टेंस, स्पीड कॉमा टाइम आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो तीनों का सेट है ये फंडामेंटल नहीं बन पाएगा। कुछ आया समझ में? ये तो वो पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट लिखिए ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज, थर्ड डॉट, all other quantities can be derived, all other quantities can be derived easily from these quantities, all other quantities can be derived easily from these quantities। मतलब फंडामेंटल उन्हीं को बोलेंगे जिनमें आपस में कोई रिलेशन ना हो और उनकी हेल्प से हम और सारी क्वांटिटीज को निकाल पाए। तो अब फंडामेंटल का जो जिम्मेदारी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ले ली है, दैट इज एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उन्होंने आपस में सब साइंटिस्टों को बैठा के, अलग अलग इंडिया के या अमेरिका के, यूएसए के, सबके बैठा के बोल दिया गया कि भाई अब सब मिलके बताओ कि किसको फंडामेंटल माना जाए। तो सबने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे अपनी क्या दी, मोहर दी, जिन्हें हम बोलते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स या 7 एसआई क्वांटिटीज। यूनिट की बात नहीं कर रहे तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी मानी गई हैं? 7। तो नीचे की लाइन से लिखनी है बात, 7 fundamental quantities are as follows, 7 fundamental quantities are as follows। तो देखो कुछ कुछ आपको शायद याद भी हो, ऐसे ही लिखेंगे, पहले सुनना। पहली क्या होती है? मास। दूसरी लेंथ। आप देखना जो भी होंगी उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद बोलो इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and 7 amount of substance। सर मैं कैसे याद रखूंगा? अरे मैं कराऊंगा याद, सब याद होता है। पहला, सबको टिप्पे होनी चाहिए, आज के लेक्चर से एक एक चीज याद होनी चाहिए। मास, फिर लेंथ, फिर एक बार दो बार बोलो, तुम तो सब उस्ताद हो यार, कर लोगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब और सारी क्वांटिटीज को हम इनकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो एनर्जी की क्या यूनिट? जूल होती है, क्योंकि बेटा एनर्जी को तो आप निकाल सकते हो मास, लेंथ और टाइम से ही।
मैं सब निकालूंगा, चिंता मत कर। अभी तो ये बात मान के चलो साइंटिस्टों ने मान लिया कि सातों से कोई रिलेशन सातों का आपस में, और इन सातों से हम सबको निकाल सकते हैं। बोलिए, तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो लोग गलत बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट थोड़ी है ये तो क्या है? क्वांटिटीज। इनकी जो यूनिट होगी उसका नाम क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। नहीं चमका? अच्छा सिंबल क्या है इसका? मास का सिंबल नहीं पता? मास का सिंबल एम, लेंथ का एल, मास का लेंथ का एल। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ पे लिखूंगा, ये लिख देना सातों, उसके बाद लिखना यहाँ पर, ये तो है क्वांटिटीज, ये तो है क्वांटिटीज। अब बात करें इनकी यूनिट, जिसका नाम क्या होगा? बेस यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर बेस यूनिट्स, या यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होती है जरा बताना इसकी मास की? क्या मानी जाएगी? किलोग्राम। क्या मानी जाएगी? किलोग्राम। और सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। लेंथ मीटर, क्या हो जाएगा? एम। टाइम सेकेंड, क्या होगा? एस। अच्छा, मीटर को अपन यहां पर डिफाइन करेंगे एल से, एल से। वैसे किलोग्राम को भी केजी से करते, लेकिन सिंबल है वो, तो तुम तो अभी तो मीटर ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड। हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। किसे शो करते हैं? के से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, क्या होती है? एम्पियर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसा देखो कैंडल क्या होती है? लाइट जैसे ही आता है। अब कैंडल क्या है? लाइट ही देती है ना, रोशनी देती है ना, तो ऐसे याद होगा इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला, सीडी। और अमाउंट ऑफ मोल, इसको दिखाते भी किससे? मोल से। ठीक है, याद हो जाएंगी। टाइम की बताओ। टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर सेल्सियस में भी होता है, नहीं होता क्या? टेम्परेचर सेल्सियस में भी तो होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। बोलिए, तो वो भी तो उसकी क्या है? यूनिट्स। ध्यान रहे, ये कौन सी यूनिट्स है? बेस यूनिट, यानी और क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट्स। एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उल्टा पढ़ना होता है इसको, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन्हें और क्या नाम देते हैं? एसआई यूनिट्स। जैसे वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी? तो वो केल्विन होगी। क्या लेंथ सेंटीमीटर नहीं होता क्या? लेंथ किलोमीटर में नहीं होती क्या? अपन बोलते हैं यहां से जयपुर 260 किलोमीटर है, लेकिन उसकी एसआई यूनिट क्या मानी गई है? मीटर। ठीक है, याद हुई? जरा पन्ना पलटो, अब याद करते हैं। मास, लेंथ, आगे तुम बोलो, टाइम सेकेंड, अगला टेम्परेचर केल्विन, फिर जो नहीं बोलेगा उसको सिलेक्शन नहीं होगा। करंट, करंट एम्पियर, फिर इंटेंसिटी कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मोल। अब इनमें से बहुत सारे टर्म आपने सुनी होगी, जो नहीं सुनी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लट्टू है, कोई भी बल्ब है, वो रोशनी देता है ऐसे। अगर मैं इसे चारों तरफ एक गोला बना लूं, तो इस गोले में कितनी पावर है, मतलब इस गोले में कितनी पावर कवर्ड है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सोचो ये गोला और बड़ा करूंगा तो ये इंटेंसिटी और ज्यादा होगी। नहीं समझ में आ रहा?
ये जो लाइट है इसकी हर जगह जा रही है कि नीचे आ रही है? हर जगह जाती है। अरे पर्दे ने तो रिफ्लेक्ट कर दी ना इसको। ये नहीं होता तो कोई बल्ब है, लट्टू लगा हुआ है, उसकी रोशनी कहां जा रही है? इधर ही जा रही है क्या? हर जगह जा रही है। तो एक 3D का स्फीयर ले लूं, उस स्फीयर से कितनी रोशनी निकल रही है, वो क्या होगी उसकी, उस स्फीयर से पास होने वाली इंटेंसिटी। मतलब पावर क्रॉस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होती है? इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए मैंने लट्टू लगाया ना एक, ये लट्टू क्या कर रहा है? हर जगह से रोशनी दे, सूरज है, सन है, सन हर जगह क्या दे रहा है? रोशनी। अब मैंने मान लीजिए यहां पर एक एरिया माना, ये एरिया कितना माना? 5 मीटर स्क्वायर, और सूरज से जो रोशनी निकल रही है वो निकल रही है 1000 जूल पर सेकेंड। तो इस एरिया से कितनी पास होगी? 1000 जूल तो हर जगह निकल रही है, तो इस एरिया से कितनी निकलेगी? 1000 जूल बाय 5, कितनी? 200 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, आप तो याद रखो केवल क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी टर्म होती है, और बाकी कोई काम नहीं आएगा अभी। ठीक है, चलिए अब बात करें सर कि ये जो यूनिट्स है इनका भी गेम समझाओ थोड़ा थोड़ा। तो यूनिट जो होती है वो भी दो प्रकार से तोड़ दी। वैसे तो बहुत सारी होती है, सीजीएस भी होती है, एफपीएस भी होती है, अरे बोलो, और एक एमकेएस होती है। ब्रॉडली कितनी मान रहे हैं? दो। एक तो एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है? अच्छे नाम कैसे पढ़े? ये आगे क्या होता है? लेंथ, बीच में मास, और लास्ट में टाइम। लेंथ, मास और टाइम के नाम पर ही क्या बना हुआ है? सिस्टम, यूनिट का नाम। ये क्या है? एमकेएस का मतलब क्या हुआ? एम लेंथ, लेंथ किस में है? मीटर, मास किलोग्राम, और सेकंड सेकंड। तो ये किसने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज? एसआई ने। मतलब एसआई ने क्या किया? सिस्टम यूनिट ने जो एमकेएस यूनिट्स थी उन्हें ऐसे की ऐसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एमकेएस सिस्टम था, यही कौन सा सिस्टम बन गया? एसआई सिस्टम। बात समझ में आई? अच्छा, सीजीएस का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम, मतलब मास किस में? ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और सेकेंड में। अरे बोलो, ये क्या है? ये क्या है? सीजीएस सिस्टम। हमें पूरे फिजिक्स में दो सिस्टम आने चाहिए, एसआई या फिर एमकेएस। एमकेएस का ही नाम क्या रख दिया? एसआई। और दूसरा सीजीएस। दूसरा जैसे कुछ कुछ की सीजीएस आपको शायद याद हो, है किसी की याद? 9th में पढ़ी होगी फोर्स की। फोर्स की एसआई यूनिट तो क्या है? न्यूटन। और सीजीएस डायन, DYNE, डायन। बोलिए, तो कैसे प्रोड्यूस की गई होगी? कि जो बेसिक यूनिट्स होंगी उनकी यूनिट किस में रखी होगी? सीजीएस में। भाई फोर्स किससे आता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में? केजी में। और एक्सीलरेशन रख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बना? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्चुअली क्या इसकी? एमकेएस यूनिट। कौन सी? एमकेएस। अब ये खोजा किसने था? न्यूटन ने। तो न्यूटन के सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया? न्यूटन। मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई सम्मान में तो कोई चीज होती है, तो कुछ सम्मान में करते फिर इसमें काम। जैसे जूल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, हर्ज साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्टों के नाम पर ही क्या रख दी उनकी यूनिट्स? पास्कल, टॉर, डायन। डायन में साइंटिस्ट थे। देख कैसे, एफ बराबर, अब एम को किस में रख दू? ग्राम में, और एक्सलेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको किस नाम दे दिया? डायन। समझे? क्या समझे तुम? क्या किसी भी सिस्टम में ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए? हाँ।
बेसिक किसकी याद होनी चाहिए? 7 की। उससे हम सारी निकालना सिखा दूंगा मैं अभी। बोलिए 7 की याद रहेंगी नहीं रहेंगी? है याद है कि नहीं है? पक्का? और जरा एनर्जी की निकाल के दिखाओ, जैसे इसने पूछा भी एनर्जी की कैसे निकालेंगे, यूनिट एनर्जी की। अब एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो। अरे एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी सुनी होगी। सुनी तो नहीं है सर, बस हाफ एम वी स्क्वायर सुना है क्या? अब हाफ की तो कोई यूनिट, मास की क्या होगी? अगर मैं ऐसा ही बना रहा हूं तो क्या हो जाएगी? केजी। और इसकी मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। क्या बना बेटा ये? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको जूल साइंटिस्ट के सम्मान में क्या बोल दिया गया? जूल। और सिंबल क्या बना दिया? जे। ध्यान रहे, ये आपको बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूं। जब साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब सिंबल लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे बोलूं 16 न्यूटन, तो अगर मैंने पूरा ना ऐसे लिखा पूरा, तो एन क्या होना चाहिए? छोटा। और अगर मैं लिख रहा हूं 16 सिंबल में, तो फिर एन बड़ा होना चाहिए। ऐसा हमेशा हुआ है, पर पता आपको आज लगा है। आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, क्या पढ़ा है आपने? 11 हर्ट्ज, तो आपने हर्ट्ज ऐसे पढ़ा था, लेकिन जब सिंबल पढ़ा था तो एच बड़ा पढ़ा था ना यार। तो हर्ट्ज भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम। आपने कभी पढ़ा हो 3 एम्पियर करंट, तो 3 के साथ एम्पियर छोटा आता है, लेकिन जब सिंबल लिखते तो 3 एम्पियर। ठीक है? तो क्या चीज है, किसी को बतानी नहीं है? किसी को पता नहीं है? अपन को बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। क्या ध्यान रखना है? साइंटिस्ट का छोटा, अगर साइंटिस्ट का नाम पूरा लिख रहे हैं तो स्टार्ट किससे होता है? स्मॉल लेटर्स। ये इससे पता लगता है, मतलब ऐसे क्यों बनाया गया उन्होंने, ताकि पता लगे कि ये यूनिट किसी साइंटिस्ट के सम्मान में है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें कौन सा पता लग रहा है? लग रहा है कुछ पता तुमको? मैं जैसे मीटर पर सेकंड है, अब मीटर पर सेकंड को चाहे छोटे से लिखो चाहे बड़े से लिखो, कोई फर्क, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। लेकिन अगर आपने न्यूटन लिखा है, तो उस यूनिट के आधार पर जो सामने वाला यूजर होगा वो ये पहचान पाएगा कि ये किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम। भारी बात है, थोड़ी भारी हो गई बात है। कर पाएंगे ये सब? तो आज ब्रॉड नई नई बात बताऊं दोबारा। पहली बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? वो क्वांटिटीज जिनसे लॉज ऑफ फिजिक्स को समझाया जाए। कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहली फंडामेंटल और दूसरी डिराइव। डिराइव्ड कौन सी है? जिनको डिराइव किया जा सकता है। क्या फंडामेंटल यूनिट वो है जिनमें आपस में कोई संबंध? पक्का? कोई एग्जाम कितनी मानी गई है? 7। बोलो फटाफट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोलो, सबकी यूनिट याद है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करंट, टेम्परेचर, मास। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ रहे थे। सिस्टम ब्रॉडली कितने प्रकार का बनाया गया? 2। यूनिट का सिस्टम, एक तो एमकेएस और एक एमकेएस में सीधा क्या बना दिया गया उसको? एसआई। और सीजीएस कौन सा होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लिख लो इसको। जीएम का मतलब ग्राम।
अच्छा, अब क्या होता है बेटा, अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज आपने केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज से स्टार्ट करी होगी। क्या पढ़ा था उसमें? यूनिट वगैरह ही तो पढ़ी होगी। क्या पढ़ा था? एलिमेंट पढ़े थे ना अभी तो। अभी आपने सुना होगा कभी कभी किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सुने ये होते क्या है? तो इसके लिए याद करने के लिए अपन याद रखेंगे सिंबल के साथ कैसे लिखते हैं इनको, यूनिट्स को। ऐसे बनाना, 10 की पावर में, 10 की पावर में कितना चढ़ाऊं? 10 की पावर, और इधर लिख देना सिंबल। कि किसी सिंबल में कितनी 10 की पावर लगाओगे तो वो वैल्यू बन जाएगी। पहले मैं लिख रहा हूं, सुनना। 10 की पावर 1, फिर 2, जो काम आएंगी वो लिखा रहा हूं, 3, उसके बाद आएगा आपके लिए 6, और एक आएगा 9। इतने ही काम आएंगे आपके। ऐसे नेगेटिव में भी आ जाओ, 10 की घात -1, -2, -3, -6, -9। बोलिए भाई। देखो अब कैसे बोलते हैं, पहले इस पे आ जाओ। 10 की पावर 1 में क्या बनता है? डेका। क्या बनता है? डेका। डी से दिखा देते हैं। और ये क्या बनता है? हेक्टा। हेक्टोमीटर पढ़ा होगा ना, हेक्टामीटर, एच से दिखा दिया। ये किलोमीटर। 10⁶ क्या हो गया बताइए? मेगा। और वो क्या हो जाएगा? गीगा। समझ में आया? लिखना नहीं है अभी, माइनस में आ जाओ। ये क्या होता है? मिली। एम से दिखा दिए, छोटे एम से। फिर सेंटी, सीएम। फिर डेसी, सुना है क्या? डेसीमीटर। फिर ये तो डेसी हो गया। ये क्या हो गया? माइक्रो। दिखाते किससे? ये नैनो। नैनो, छोटे एन से। ये मुझे याद होने चाहिए। सर ये मेरे काम आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। फिजिक्स में कोई काम नहीं आएंगे। क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? 12th में भी काम आएंगे और केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। तो केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाएंगे, उनको लगेगा कि कुछ कुछ तो पढ़ा हुआ है। याद करना है भैया, याद करो। बताओ कहां से याद रखेंगे? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। 3 3 याद रखो पहले तो। इससे 3 नीचे, 3 ऊपर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, और ऊपर डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कैसे भी याद रखो, याद रखना है। 1 डेकामीटर अब कैसे पता लगता है? तो मैं पूछता कि बताओ 10 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 माइक्रोमीटर में मीटर कितने हुए? तो क्या लिखेंगे? 10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। ये लो। मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा यार बताइए 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो कैसे करोगा? 2, और किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3। अरे यार, मैं बोलूं कि कभी आएगा कि मान लीजिए 4 मेगावाट पावर है। कितनी है? 4 मेगावाट। तो कितनी पावर है वाट में? 4 इंटू 10⁶ कुछ आया समझ में? मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी है 200 किलो हर्ट्ज, तो 200 इंटू 10⁻3। ये किलोमीटर की जगह आप याद रखो किलो ही होता है। ये भी किसी के भी आगे किलो लग जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगी। अरे 10⁻3 को बोलने का तरीका क्या है? के लगा दो उसके आगे, खाली के लिख दो इसको, के। कभी आपने सुना होगा ना कि तेरे व्यूअर कितने हो गए? 6K व्यू।
क्या है ये? 6 इंटू 10 की पावर 3, 10 पावर 3 को क्या बोल देते हैं? के, किलो। समझ आ रही बात? भगवान कसम। 1 मिलियन में कितने व्यू होते हैं? कितने होते हैं? पक्का? कितने होते हैं? कोई डाउट है किसी को? कैसे होते बताओ? एम का मतलब, मेगा मतलब 10 की पावर, 10 की पावर 6 का कितना हो गया? 10 लाख ही तो हुआ। एम का मतलब मिली, छोटा एम है वो, छोटा एम है छोटा। अब किसी के व्यू नेगेटिव में थोड़ी होंगे कि मेरे व्यू कितने हैं? 60, छोटा एम कि 60 इंटू 10 की पावर -3। समझे? वो तो अलग अलग जगह अलग अलग काम आएगा ना। अरे याद रहेगी क्या? 10 की पावर 2 का कितना होता है? हेक्टो। 10 की पावर 3 किलो। ऐसे याद रखो। 10 की पावर, अब देखो 3 के बाद टेबल है 3 की। 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। अब नीचे आओ, कैसे याद रखना है? 1 2 3 तो सेम रहेगा, और नीचे भी -1 -2 -3। उसके बाद 3 की टेबल चलेगी। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 9। 10 की पावर -1 क्या होगा? मिली। 10 की पावर -2 सेंटी। 10 की पावर -3 डेसीमीटर। क्या? डेसी। फिर नेगेटिव में आएगा तो माइक्रो और नैनो। अरे बोलो, उसके नीचे भी आता है, पीको भी आता है। 10 की पावर -12 क्या होता है? पीको। ये मेरे काम आएंगे 12th में, 11th में कभी कोई काम नहीं आएगा। लेकिन केमिस्ट्री में सीखोगे 10 माइक्रोमीटर में कितने मीटर है। मैं बोलूं 10 माइक्रोमीटर आंसर आया मेरा, तो कितना आंसर है वो? 10 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 2 किलोमीटर में कितनी मीटर होंगी? 2000। अच्छा, 4 मेगावाट का मतलब कितनी वाट है? 4 इंटू 10 की पावर 6 वाट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यार मान लीजिए मेरी एनर्जी है 200 किलो जूल, तो कितने जूल हैं ये? कितने जूल हैं? कैसे लिखेंगे? 200 इंटू 10 की पावर 3 जूल। आया कुछ कुछ समझ में? मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास चार्ज है 60 माइक्रो कूलाम, ये चार्ज है मेरे पास माइक्रो कूलाम, तो कितना कूलाम हुआ? क्या लिखूंगा? 60 इंटू -6 क्या? कूलाम। मेरी करंट आई है 0.4 मिली एम्पियर, तो कितनी एम्पियर है? 0.4 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अबे आया? तो करंट सब उसमें आ गए 12th में। तो 12th में ऐसा आंसर आ गया, मान लीजिए 2 मिली एम्पियर आंसर आया, तो 2 मिली एम्पियर का मतलब कितना आया एसआई में आंसर? 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। मैं बोलूं कि मुझे पार्टिकल को यहां से यहां जाने में 3 मिली सेकेंड लगे, तो जब सवाल करोगे एसआई सिस्टम में वैल्यू रखोगे तो कितनी रखोगे इसकी वैल्यू? 3 इंटू 10 की घात -3 सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? अरे कुछ आया समझ में? क्या समझ में आया? नैनो का मतलब? हाँ, अरे नैनो का मतलब 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर। अरे तो सुन तो ले, 100 नैनोमीटर को चेंज करके बताओ किसमें? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में चेंज करके बताओ। तो देख कैसे करेंगे। पहले हमको तो किसमें कन्वर्ट करना आता है? मीटर में। अरे हमें किसमें आता है? मीटर में। बताओ मीटर में क्या लिखोगे यहां पर? 100 इंटू 10 की घात -9 मीटर। अब माइक्रो के लिए क्या चाहिए होता है? 10 की घात -6। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं,
100 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3। ओहो, ये कैसे लिख दिया? जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो मैंने इसको तोड़ दिया। -9 को कैसे तोड़ा? -6 में और -3 में, तो -6 तो क्या आ गया? माइक्रो। ये कितनी पावर है? 10 की पावर कितनी है पॉजिटिव में? 2। ये तो क्या बचा? 10 की पावर -1। -1 का मतलब 1/10, तो 1/10 माइक्रोमीटर, बोले तो 0.1 माइक्रोमीटर। सर इसी के साथ हमारा प्राण निकल चुके हैं। समझ में आई बात? नहीं आई ना कुछ भी? इसका मतलब तुम्हारी गणित तो टाटा बाय बाय है। क्या कितने लोगों को समझ में आया? ये समझ में कितने लोगों को आया? कितने लोगों को नहीं आया? तो अरे एक तो तुमको नहीं आया तो तुम्हारा कसूर थोड़ी, कसूर तो मेरा है। तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होगी, जाने ना। गलती सिर्फ किसकी है? मेरी। हाँ, क्या नहीं आया समझ में बताओ? ये आया, इसको हटा दो, चलो सवाल को। अभी अभी तुम्हारा लेवल इतना हुआ नहीं है, हटा दो इसको। दोबारा बता देते हैं। ये ऊपर के सारे आ गए? अरे अब कुछ बोलो तो सही। ऊपर के आ गए? अच्छा, 3 मिली सेकेंड का मतलब? 3 मिली सेकेंड का मतलब? अच्छा, 4 डेसीमीटर का मतलब? 4 डेसीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अरे हेलो, हल गए क्या? नहीं आया समझ में? 4 मिलीमीटर का मतलब? 4 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। डेसी का मतलब क्या है? 10 की पावर -3 है ना भाई? है? डेसी में 10 की पावर -3 तो है। उल्टा लिख दिया मैंने। डेसी ऊपर आएगा, डेसी सेंटी, मिली सेंटी डेसीमीटर। भाई ये क्या है? मिलीमीटर? नहीं, डेसी होगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने। 10 की पावर -1 क्या होगा? डेसीमीटर। और ये 10 की पावर ये क्या होगा? मिली। वो तो होना ही है, देखो ना। ये लिखा था। अगर देखो ना, मैंने यहां पे क्या लिखा? 3 मिली सेकेंड लिखा ना? अरे 3 मिली को मैंने क्या लिखा था? 10 की पावर -3 लिखा था ना। तो यहां पर क्या आएगा? 10 की पावर -3 है पाएगा, तो चेंज कर लो उसमें। 10 की पावर -3 में तो क्या लिख देना? मिली। लिखने में गलती कर दिया, सॉल्व तो सही कर रहे थे। अबे तुम इसी में खत्म हो गई क्या? ये मेरे तो काम का नहीं था, ये है किसका? केमिस्ट्री का। वो केमिस्ट्री वाले को दुख कम हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। समझाना तो उनको भी वैसे ही पड़ेगा। काम कैसे आता है? काम ऐसा आता है, वो लिख के देगा कि 3 मिली कूलाम चार्ज है और तुझे काम लेना होगा कूलाम में, तो मिली कूलाम को कूलाम में चेंज करना आना चाहिए। क्या करोगे? 10 की पावर -3। इतना सा काम है। मेगावाट है 10 की पावर 6। किलोवाट है, हेक्टावाट है 10 की पावर 2, डेकावाट है। अरे यार बोलिए, मिलीवाट 10 की पावर -3 वाट। समझा? अब मैं बोलूं कि 200 सेंटीमीटर है। 200, ये कितना मीटर हुआ? हमें पता है ना कितना होता है? वो देख कैसे आता है। 200 तो 2 इंटू 10 की पावर 2। अब सेंटी को चेंज करेंगे 10 की पावर -2। 2 से 2 क्या आया? 2 मीटर। कुछ आया समझ में तेरे को? भगवान की कसम आया तुमको? तो एक काम करो, 10 माइक्रोमीटर को चेंज करके दिखा दो मीटर में। लिखो, कन्वर्ट 10 माइक्रोमीटर इंटू मीटर।
कन्वर्ट 10 माइक्रोमीटर इनटू मीटर, क्या होगा? क्वेश्चन इसमें से करा दो, बताओ जल्दी फटाफट, वॉल्यूम 2 लिया है तो है। हाँ, 10 की पावर -5, आगे मीटर। इसमें से करा देता हूं एक। अरे कर पाओगे क्या? यस सर। ऐड करना था, पावर ऐड करनी है। क्या लिखोगे? 10 माइक्रोमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -6। अरे बेटा ये पावर प्लस में है, ये पावर, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 और 6 जोड़ोगे तो माइनस का 5, किसमें? मीटर। कुछ आया? अच्छा, 100 नैनोमीटर को भी मीटर में लाओ, 100 नैनोमीटर को मीटर में लाओ, तो 100 इंटू नैनो का मतलब क्या आएगा? 10 की पावर -7। अब तो आया तुम्हें? तो पहले तो सब लोग इस टेबल को सही कर लेना दोबारा से। 9 पे सबको चेक कर लो, 10 की पावर 9 पे आना चाहिए गीगा, चेक कर लो सब टेबल। 6 पे आना चाहिए मेगा, 3 पे आना चाहिए किलो, 2 पे आना चाहिए हेक्टा, 1 पे डेका, फिर 10 की पावर -1 पे डेसी आना चाहिए। डेसी आ गया सबका। -2 पे सेंटी आना चाहिए, -3 पे मिली आना चाहिए, -6 पे माइक्रो आना चाहिए, और -9 पे नैनो आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? अभी कहां पढ़ोगे आप? केमिस्ट्री में। क्या केमिस्ट्री वाला सर को ऐसा महसूस करवाना कि पहली बार ही पढ़ रहे हो? कराओगे? करा लेंगे। डेका मीटर बता, डेका, डेका मतलब कितनी पावर हुई? आराम से, आई एम नॉट जजिंग, आराम से बता। डेका 10 की पावर कितनी? 1। अरे डेका में 10 की पावर 1, और डेसी में -1। हाँ तुम बताओ, खड़ी नहीं बैठे बैठ गई? हाँ, गीगा, हाँ मेगा, तो याद हो गया मेरे ख्याल से यार, तुम्हें नहीं हुए? तुझे हो गया याद? शक है ना? शक है तुझे? अच्छा, हेक्टा 10 की पावर 2, सर लिखा हुआ है ऊपर, कर लोगे ना? चलो आगे बढ़े। चलिए अब लिखिए, ये तो है यूनिट्स का खेल, केवल सिंपल सिंपल यूनिट। अब बात करें डायमेंशन, क्या होती है डायमेंशन? तो हेडिंग लिखिए डायमेंशन। किसी भी डिराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट की कितनी कितनी पावर में लिखा जाए, वही क्या है उसकी डायमेंशन। लिखिए, द पावर यूज्ड, पावर POWER, पावर यूज्ड ऑन बेस यूनिट्स, power used on base units to describe a derived quantity is dimension. Power used on base units to describe a derived को काट दो, a quantity लिख दो खाली, a quantity is dimension। derived शब्द को काट देना ना, मतलब क्या है?
तो पहले सात सात को वापस लेके आ जाओ। सात कौन कौन सी थी? मास, फिर लेंथ, बोलते जाओ। तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी हम चाहते हैं कि डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि डायमेंशन को भी सिंबल देना पड़ेगा ना एक। तो इसकी डायमेंशन क्या मानी जाती है मास की? तो एम, कैपिटल एम। ये क्या है इनकी डायमेंशन? डायमेंशन मतलब इनका सिंबल हो गया ये। तो एम इसके सिंबल है, किसका? मास का। डायमेंशन का सिंबल क्या है? एम। लेंथ का एल। अब लेंथ को ऐसे मत समझना बेटा कि वो तो मीटर, मीटर क्या है उसकी यूनिट है, केजी क्या है यूनिट है, पर ये एम क्या है? डायमेंशन का सिंबल। इस मास का क्या ले लिया? एम। लेंथ का, टाइम का टी। बोलो। अच्छा, टाइम के लिए क्या होगा? टी। टेम्परेचर के लिए क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं, केल्विन के। करंट का एम्पियर, एम्पियर ये सिंबल है अब तो। इसका सीडी और इसका मोल। अब इसके साथ यूज क्या होता है? जैसे मैं बोलूं आपसे, ध्यान सुनना अभी, कि यार स्पीड की डायमेंशन लिख के दिखाओ। किसकी? स्पीड की। तो कैसे लिखेंगे? स्पीड को पहले सोचो कि इसकी यूनिट क्या होती है, कोई सी भी यूनिट हो, चाहे सीजीएस चाहे एसआई, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। अच्छा मीटर नहीं तो मीटर पर सेकेंड। अच्छा मीटर का मतलब क्या है ऊपर? लेंथ। अरे यार, मीटर का मतलब ऊपर क्या है? लेंथ। और नीचे टाइम। तो लेंथ को किससे दिखाया है? एल से। टाइम को टी से। तो क्या होगा? एल बाई टी। अब जनरली क्या होता है, कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, इसे कहां लिखा जाता है? ऊपर। तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? एल टी माइनस वन। और इसे किस में बंद कर देते हैं? एक ब्रैकेट में। तो स्पीड बराबर ये। तो देखिए जब बराबर का सिंबल लगा के लिखेंगे तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन। क्या बन गई? एक, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। और ये केवल लिखता तो ये क्या है? डायमेंशन। दो अलग अलग शब्द चलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन और ये क्या है? खाली डायमेंशन। पर उसको बराबर में अगर क्वांटिटी के साथ लिख दें तो इसका नाम डायमेंशनल इक्वेशन। ये फालतू नाम की बात है और कोई बात नहीं है। क्या निकाल पाओगे डायमेंशन? कैसे निकालेंगे? स्पीड की यूनिट क्या होती है? यूनिट तो याद होनी चाहिए। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर का मतलब क्या हुई? डिस्टेंस, मतलब लेंथ। और सेकंड का मतलब टाइम, तो एल बाई टी। अब टी को ले गया ऊपर, तो एल टी माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पीड को लिखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये प्रेजेंट होंगी, इनके अलावा वाली कितनी है? जीरो। तो कई बार आपको किताबों में ऐसे लिखा भी मिलेगा, एम की पावर जीरो। क्यों एम की पावर जीरो? क्योंकि इसके अंदर एम प्रेजेंट, तो उसकी पावर कितनी है? जीरो। भाई जनरली क्या होता है, हम हर जगह एमएलटी को तो लिखते ही लिखते हैं। अब अगर एम है ही नहीं तो एम की पावर जीरो हो जाएगा। तो एम की पावर आगे, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ दोनों सही है, जो ऑप्शन में होगा वो लगा देंगे। दोनों सही है। ये एम क्यों घुसेड़ा? हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? जनरली आंसर किस में आए? एम, एल और टी में। इसलिए एम की पावर ना होते हुए भी उसके ऊपर क्या ठोक दिया? जीरो। कर लेगा? क्या याद होनी चाहिए? यूनिट।
जरा निकाल के दिखाना एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। पूछो बेटा। सबका आ गया कि कितने लोग आ गया एक्सीलरेशन का? नहीं आया एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो याद नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। सही लिखा है। अरे भैया वो तो याद होना ही पड़ेगा। एक्सीलरेशन की यूनिट मैं लिखा देता हूं, अगर नहीं याद है तो। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे तो कर लोगे अब। मीटर का मतलब, मीटर का मतलब लेंथ। गलती क्या होगी पता है सर? एम का मतलब मास नहीं, यही गलती होती है इसमें। ये एम क्या लगने लगाता है? मास। ध्यान रखना, एम क्या है? छोटा एम तो क्या होगा? मीटर। यूनिट है ना, यूनिट में एम क्या दिखाता है? मीटर। यूनिट में एम, डायमेंशन में एम क्या दिखाता है? मास। हेलो हाय, तुम पूरा लिखा करो मीटर। अब ऊपर तो क्या आ गई? लेंथ। नीचे क्या आया? टाइम की पावर 2, क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है। तो क्या बना अब? एल टी माइनस टू, और फिर क्या लगा दिया एक ब्रैकेट। क्या ये गलत है? पर मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो ऐसे लिखूंगा, एम की पावर 0, एल की पावर, टी की पावर। क्या ये गलत है? अच्छा, और मेरा तो मन कर रहा है और स्टाइल मारो, एम एल वन टी माइनस टू, केल्विन की पावर 0, एम्पियर की पावर 0, लिखे जाओ। इनके अलावा सबकी पावर कितनी है? 0। तो कभी कभी किसी किसी भयानक से ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाता है, मगर उसका कोई सेंस नहीं। क्या मेरी बात समझा? फोर्स की यूनिट पता है? अच्छा, मान लो किसी की यूनिट ही नहीं पता हो तो कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला याद हो। सर फॉर्मूला भी याद ना हो तो तो अभी 11th पढ़ेंगे ना पूरी, तो उसमें क्या आएंगे? बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ फॉर्मूले में अभी कराने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो 9th 10th के जो अभी याद नहीं है, वापस से वही आएगा। 9th की ही एडवांस क्या होती है? 11th, और 10th की 12th। तो 9th में जितने फॉर्मूले आपने सुने थे सारे कहां पे सुनोगे? 11th में भी सुनोगे। जैसे अगर फोर्स की निकालनी है तो फोर्स की निकालोगे न्यूटन से, तो उससे कुछ हवा ही नहीं लगेगी। तो किससे निकाल लो? फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? एफ बराबर एम ए। ना फॉर्मूला याद नहीं हमें तो। मोमेंटम पीवी नहीं, एम बी। भाई तुम्हारा क्या खेल करे। 9th पास करी थी क्या कोविड में? ऑनलाइन पढ़ी थी, तो एग्जाम भी ऑनलाइन। मोमेंटम में आया था, उसमें एब्सेंट था क्या? सर जिस दिन मोमेंटम पढ़ा रहे थे उस दिन मैं एब्सेंट था। देखो, थर्ड है मोमेंटम। बेटा ये याद होने पड़ेंगे। मोमेंटम की, मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, उसका फॉर्मूला होता है एम वी। अब कर लोगे? मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब तो कर लो। हाँ एक काम करता हूं, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर कोशिश करना जरा तुम। फोर्स का करके दिखाना, फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एफ बराबर एम ए। इनका करके दिखाइए। वेलोसिटी और स्पीड तो सेम बात है, यूनिट दोनों की सेम ही होती है। अरे ब्रैकेट वो वाला लगाना है बेटा ना। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको? क्लोज ब्रैकेट। हाँ ये हो गया क्या? एम का मतलब, एम का मतलब मास, मीटर नहीं है, फॉर्मूला है ये।
एम का मतलब मास, तो मास की पावर तो 1। अब ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड सेम होता है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर निकाला था अभी, क्या होगा, एल की पावर टी की पावर टी की पावर माइनस। ये आंसर है इसका। एम 1 क्यों आया, ये आगे क्या है एम, नीचे वाला ये एम, ये मास है, ये मीटर नहीं है। एल क्या है, एल लेंथ है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। उस मीटर में, मीटर का मतलब लेंथ। हाँ जी बताओ, मास m1, और एक्सीलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, एल टी माइनस 2। वनी तो है, जिसके ऊपर पावर ना लगाओ वो वनी तो होती है। ओहो हो, ये और ये अलग अलग है ना, अलग अलग है। मुझे आज बहुत ज्ञान हुआ। खैर, तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब कॉपी बंद कर दो, बढ़ लिया आज के लिए बहुत, बंद कर दो। आज जो पढ़ा वो किस किस को, देखो 5 को, तो मैं किसी को खड़ा करके उससे समरी पूछूंगा, 5 मिनट की समरी, कि क्या क्या पढ़ाया आज। पहले याद करते हैं अपन सभी। सबसे पहले मैंने आपको पूरी वो समझाई कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया यूनिट। उसमें मैंने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी होती होंगी, क्या होती है, जो लॉस को डिस्क्राइब करने में हेल्प करे। कितने प्रकार की है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अच्छा, स्पीड क्या है, फंडामेंटल की डिराइव्ड, डिराइव्ड। स्पीड तो डिराइव हो गया ना, किससे, लेंथ से और टाइम से। अच्छा, फंडामेंटल कितनी मानी है, कौन कौन। अच्छा, फंडामेंटल कौन होती है, जो आपस में डिपेंड, एक दूसरे पे डिपेंड, एक दूसरे पे डिपेंड, वो क्या है, पक्का। तो जरा बताना ये फंडामेंटल है या नहीं है। फोर्स, मास, अब नहीं, दो ही लिखी है अभी तो, फोर्स मास एक्सीलरेशन। क्या ये फंडामेंटल है, क्यों, क्यों, क्योंकि एम और ए से ही क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, मिली सेंटी, याद रहेगा। डेसीमीटर का मतलब, डेसी का मतलब -1, डेका का मतलब 10 की पावर पॉजिटिव में 1, मिली, मिली और मेगा, मिली 10 की पावर -3 और मेगा 10 की पावर, गीगा, किलो, पक्का। अच्छा, उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन के लिए स्पीड की डायमेंशन एल, स्पीड की डायमेंशन और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्या होगी, कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का मतलब एल, सेकेंड का मतलब t-1, एक्सीलरेशन L t-2। अरे निकालना आना चाहिए, फोर्स का F बराबर है में, अरे कितना होगा। अच्छा, कभी ऐसा बन जाए तो टाइम की पावर क्यूब, टी की पावर, टी की पावर 3, तो m0, यार तुम सीख तो गए, m की पावर, l की पावर, t की पावर 3। अरे कह दो तुम्हें आया। अच्छा, टाइम की पावर -2, m0 l0 t-2। अच्छा, मीटर स्क्वायर बाय, अबे लिख लेने तो दे, केजी इंटू सेकेंड। एल, अबे एम नहीं आएगा ना, पहले पहले सॉल्व कर लेते ना।
L2 m और नीचे t। अब ढंग से लिखे, ऊपर लिखो m की पावर l की पावर t की पावर। आ गया ना? चलो यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ये लिखना है क्या? चलिए, गुड नाइट।